हाँ, थैंक यू। अभी जो है बिट्स ऑफ यहाँ पर हम बनाएंगे। मेरी आवाज तो आ रही है, कुछ ज्यादा तो नहीं आ रही है? आप लोग जानते होंगे ना मेरे को। खैर हमारी जो माताएं आ रही है, बहन आ रही है, कुछ ज्यादा जानती होगी। मैं कैंटीन में बहुत गर्म दिमाग से चलता था। मेरा अभी भी वही है, हम सच्चाई के हिसाब से चलते हैं तो सही करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने असम राइफल के नमक के लिए, निशान के लिए, नाम के लिए जो आप लोगों ने एक संगठन यहाँ पर बनाया है, उसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। उस सब के लिए अरेवा परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है ना? कौन कौन है जिसको हिंदी नहीं आती है? मैडम लोग बहुत है। ये सबको हिंदी आती है, मुझे मालूम है। आप लोग कैंटीन में हिंदी में सिंधल साबुन सब मांगते थे मेरे से, मांगते थे नहीं मांगते थे? चलो अच्छी बात है। मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं। मेरा नाम नारायण सिंह बिस्के है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं 26 से असम राइफल से 27 साल 7 महीना नौकरी करने के बाद हेडक्वार्टर 23 सेक्टर यहीं से 1 मार्च 2017 को रिटायरमेंट हुआ था। इतना तो समझ आ रहा होगा। अगर हम ट्रांसलेट ही करेंगे फिर बहुत समय चला जाएगा। अभी नायब साहब आएगा, कोर्ट के बारे में बात करेंगे तो बहुत समय जाएगा। और धन्यवाद करता हूँ आप लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया, और दोबारा इन साथ लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। और इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँ तो आज की इस बैठक में आए हुए हमारे जितने भी जेजे साहब लोग बैठे हैं, मेरे पीछे मंच पर बैठे हैं, मंच पर आसीन है, इन सब का धन्यवाद करता हूँ। और माताएं बहनों का धन्यवाद करता हूँ, तुम्हारी बेटियां आ रही थी उनका धन्यवाद करता हूँ। और साथ लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अरेवा के नाम पर एकजुट होने का साहस किया है। साहब मैं बताऊंगा अरेवा क्या है, अरेवा क्या है, अरेसा क्या है। जैसे अभी साहब यहाँ पर बताया कि हमारा अरेसा सेंटर है, अरेसा सेंटर चलाते हैं, और हम अरेवा वाले हैं, वो अरेवा भी चलाते हैं। कुछ लोगों के बीच में भ्रांतियां है, मतलब दिमाग में कंफ्यूज है उनको कि अरेवा क्या है, अरेसा क्या है। मैं वो आप लोगों को बता देता हूं। अरेसा ये संगठन है डीजीआर का, जिससे हमें वेलफेयर का कुछ पैसा मिलता है। अभी गिफ्ट बांटते हैं डीजी साहब, हेडक्वार्टर डीजीआर ओल्ड एज ग्रांट देता है, मेडिकल की सुविधाएं देता है, वो है अरेसा। लेकिन वो देता कहां से है, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। आज से पहले जो हमारे साहब लोग थे उनको हमने दिया, आज हम स्टेज में हमारे भाई लोग दे रहे हैं। कहने का मतलब ये हमारा ही पैसा है जो हमको मिल रहा है, ये एडिशनल कोई नहीं दे रहा है। भारत सरकार बहादुर हमको नहीं दे रहा है, ये हमारा पैसा है। हमने किसी और को मदद किया था, कोई हमको मदद कर रहा है, चाहे ओल्ड एज ग्रांट के रूप में करे, चाहे वो हमें मेडिकल जो असिस्टेंट मिलता है इसके लिए करे, चाहे जो भी गिफ्ट ये लोग बांटते हैं, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हमको, ये हमारा ही पैसा हमको दे रहे और बल्ले बल्ले अपनी करा रहे हैं। मालूम है ना, जो फौजी साहब लोग हैं, आपको समझने की जरूरत है ज्यादा। ये मैडम लोग आ रखे हैं तो आप लोग अपने मीटिंग को अपने हिसाब से समझा सकते हो साहब इनको, ये हमारा पैसा है। अच्छी बात है, हमारे भाई लोग हमें पैसा दे रहे हैं, हमें सहायता दे रहे हैं थोड़ा में, जो हमारा सहारा है। अब बताता हूँ अरेवा क्या है। अरेवा एक वो संगठन है जो सूबेदार तुलसी नायर ने आज से 10 साल पहले खड़ा किया। हालांकि असम राइफल के और लड़ाई लड़ते लड़ते उनको 15 साल हो गए हैं, लेकिन 10 साल पहले उन्होंने एक संगठन बनाया था अरेवा के नाम का, जो केरल में बना था। वो इसलिए बना था कि असम राइफल को ये लोग ड्यूटी लेते हैं इंडियन आर्मी की, और सुविधा देते हैं। सुविधा तो हम कुछ भी नहीं देते, जो पे और पेंशन देते हैं वो देते पुलिस का। ऐसा क्यों है? इससे पहले आप लोगों को मालूम होगा हमें सीएसडी मिली। कब से मिली मालूम है सर? कब से मिली सीएसडी हमको? एक्स सर्विसमैन को। खैर सर्विसमैन को हमारे अफसर कहते थे हमको सीएसडी हमको होता है कि हमारे अफसर ने इसी सेक्टर में मुझे कहा है, किसने कहा है मैं वो भी बता दूंगा। बस सीएसडी हमारी नहीं है, ये प्रिविलेज है, आर्मी की तरफ से हमें गिफ्ट दिया गया है।
हम ऑथराइज नहीं है ये, हमारे यार कैडर कहते थे। और लेकिन नायर साहब ने CHD हमें एक्स सर्विसमैन को भी दिलाई, ये किसी और ने नहीं दी, गवर्नमेंट ने नहीं दिलाया, ये कुछ आर्मी अफसर ने, इसमें कोई सहयोग नहीं किया हमारा। उसके बाद उनने तुरंत ECHS, इससे पहले मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, आप लोग से पूछना चाहूंगा कि ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ये किस किसने लिया हुआ है? हाथ खड़ा कीजिए। बस 5 लोग, बाकी लोगों ने क्यों नहीं लिया? 1000 के लालच में। साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 1000 का लालच ना, ये बहुत लंबा जाएगा। बीमारी कब आएगी, कब क्या होगा, ये किसी को नहीं पता है। हम लड़ाई में जाते हैं, गए थे अम्बुस में, पेट्रोल में जाते थे, बॉर्डर में भी गए, तो अपना पूरा लेके जाते थे हम, काम तो कि पता नहीं क्या आएगा, कंडीशन कैसे लड़ाई लड़ेंगे। तो वही है बैकअप हमारा ECHS। आज हमारी एज इस हिसाब से हो गई है कि अब बीमारियों को ही पकड़ना है, बीमारी लगनी है, और बीमारी भी ऐसी लगती है 4-4, 5-5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन लगता है। ऐसा ये जो फॉर्म में आ गई ये बीमारी है कैंसर जैसी, तो कहां से इलाज कराओगे आप? 1000 के चक्कर में आप गलती कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? कल के दिन बीमारी लग गई, आपके बच्चे आपको फेंकेंगे तो नहीं, कहेंगे पापा का इलाज करना है, मम्मी का इलाज करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वहां पर बोलेंगे तुम्हारा इतने लाख का बिल होगा, तो कहां से देगा? अपना हमारे बच्चे का पैसा तो जा रहा है वो। आज 1000 रुपए के चक्कर में आप मत रहिए, ECHS को अप्लाई कीजिए। आप लोग यहाँ पर हैं गाइड करने वाले, कुछ बना रखा, ECHS जरूर बना लीजिए। तो अब आता हूँ अगली बात पे, जो ECHS के बारे में बात कर रहा था। सूबेदार VT नायर ने ECHS का केस लड़ा केरल हाईकोर्ट में। मैं आपको एक चीज बता दूं, हम एक्स सर्विसमैन नहीं है। आप लोग जो मानते हो हम एक्स सर्विसमैन है, हम एक्स सर्विसमैन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के ऑफिसरों ने हम इस कदर नहीं रखा कि हम अपने आप को इंडियन एक्स सर्विसमैन कह सकें। बावजूद इसके सूबेदार तुलसी नायर, उन्होंने केस लड़ा, 5 साल केस लड़ा, केरल हाईकोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक केस आया। सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हुई, हमें ECHS मिला है, जो इंडियन आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को मिलता है। तो इसका आप फायदा उठाइए। मैं 2017 में जब रिटायर गया था, उसके बाद तुलसी नायर साहब से मेरी मुलाकात हुई रिटायरमेंट के दौरान शिलांग में। तो जब मैं रिटायर हो रहा था, 1 मार्च को मुझे आउट होना था, तो 26 तारीख को शिलांग था, इनकी मेरी मुलाकात शिलांग में हुई। तो इन्होंने मुझे एक ही बात कही थी, यार मैं काम जो कर रहा हूँ ऐसे लड़ाई ठीक कर रहे साहब, मैं आपका साथ दूंगा। नॉर्मली मैंने भी ये सोचा था कि कुछ मेंबर बनाने होंगे, 200-400-500 में बना दूंगा, उत्तराखंड में तो बहुत आदमी है, आसाम में। तो मैं घर जाके अपना मकान बनाया, बच्चे मेरे 6 महीने यहीं रहे, मैं चला गया था, मेरे बच्चे मेरी न्यू लाइन में थे, तो इनके आगे मैंने मकान तैयार कर दिया था। तो उसके बाद मैंने काम शुरू किया, लेकिन कब मैं 1500 आदमी बना गया मुझे पता नहीं चला। जनरल कार्ड साहब ने मुझे बुलाया, एजीएम में बड़ा तुम इधर, मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से निकलने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस जगह मैं हूँ उस जगह में कम से कम 400 कंपनियां हैं, अशोक लीलैंड, टाटा, मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, सारी यामा सामा सारी कंपनियां हैं वहाँ पर, जहाँ पर मैं भी सेटल हूँ। मैंने ये सोचा था कि मैं ये आसाम है तो मैं आर्मी लोगों की बात क्या सुननी है, मैं तो प्रतिमा काटने का साहब लोगों को पता है। तो मैंने कहा मैं चल रहा हूँ, चल दूंगा घर, वहाँ घर में जॉब करूँगा। लेकिन नायर साहब से मुलाकात हुई तो वो भी नहीं कर पाए। कहने का मतलब तब से मैं नायर साहब के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ। आज उसके बाद 2017 में ही हमने, नवंबर में जब मैं ज्वाइन हुआ था, उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर अगेंस्ट में कि अपने हक की मांग के लिए एक रिट पिटीशन दी थी। उसमें हमारे 3-4 मुद्दे थे। उस समय हमारा ECHS का केस लंबित था, यानी कि डिक्लेयर नहीं हुआ था। एक वो था, एक NPS का मामला था, एक एक्स सर्विसमैन का मामला था, एक मैन था हमारा ड्यूअल कमांड, जो आज हम मार खा रहे हैं, हम नीचे हैं, हमारी कहीं गिनती नहीं है, ना हमें पुलिस में गिना जाता है, ना हमें आर्मी में गिना जाता है, वो है ड्यूअल कमांड। इससे हम गवर्नमेंट को कहा हमें एक तरफा करो। तो उसका केस चलते 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 आज 36 की 38 हियरिंग हो गई है। हम हर हियरिंग में दिल्ली रहते हैं, नायर साहब केरल से आते हैं, मैं उत्तराखंड से जाता हूँ, लेकिन अब हियरिंग हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेकिन मामला कोर्ट में ऐसा फैसला तो एक बार आना है। ऐसा तो कोई कोर्ट कहेगा नहीं कि तुम्हारा फैसला नहीं करते तुम वापस जाओ, तो कहेगा नहीं।
चाहे कितने भी साल लग जाए, हमने कदम बढ़ाए हैं तो हम इसको पूरा भी करेंगे।